हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम जल्दी से यूनिट सेकंड जो है रिसर्च मेथड स्टार्ट्स उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च इज़ फॉर फाइंडिंग सम आंसर। कोई आंसर आप ढूंढ रहे हैं या कोई चीज़ आप कंफर्म करना चाहते हैं, उसके लिए आप रिसर्च करते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम मतलब व्हाट इज़ द थिंग विच यू वांट टू स्टडी। इसमें हमेशा एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखा जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन मार्क वाला, वो प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को स्टडी करना आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसे हम पर्पस भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैं कहूँ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉफ़ी एंड स्लीप आवर्स, तो वो प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन। तो उसमें आप जो पर्पस है, हमारा एम क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये आपका इन क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नॉर्मल जो सेंटेंस होता है वो। फिर इस ऑब्जेक्टिव के बाद अगर सपो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, आरओएल, मतलब आप देखते हैं कि पहले क्या क्या काम हो चुका है। ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? ताकि आप रिपीटेड वही काम ना करें जो ऑलरेडी हो रखा है, और जो काम लोगों ने किया है उसमें अगर कोई कमी रह गई है उस गैप को फिल करने के लिए भी आप आरओएल करते हैं। इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस पे आपको हाइपोथेसिस आप बनाते हो। अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो आपको लगता है कि मेरा आंसर ये निकल के आएगा। अब पूरी रिसर्च की जाती है इसी को स्टडी करने के लिए, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कि ये सही प्रूव होती है या गलत प्रूव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाइपोथेसिस जो है ये मोस्टली रिसर्च जो है आपकी क्वांटिटेटिव में ही बनाई जाती है, लाइक एक्सपेरिमेंट एंड ऑल। ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है, इसको आप टेस्ट करेंगे। अभी हम श्योर नहीं है कि करेक्ट आंसर क्या है, पर हम मान के चलते हैं कि ये करेक्ट आंसर हो सकता है। अब हम इसी को चेक करेंगे कि यही होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली हाइपोथेसिस आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के संबंध को बताता है कि भाई मैंने जितनी भी रिसर्चेस पढ़ी उससे मुझे समझ में आता है कि कॉफ़ी जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनकी नींद कब आती है उन्हें। तो मैं ये हाइपोथेसिस बनाऊंगी कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉफ़ी कंजम्पशन एंड दिस व्हाट डू वी से स्लीप आवर्स। तो इस तरीके से आप ये बनाओगे। अब हाइपोथेसिस जो है ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। हाइपोथेसिस दो तरह की होती है, एक होती है नल और एक होती है ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस मतलब आप ये मानते हो कि कोई भी रिश्ता नहीं है इन दो चीज़ों के बीच में। इसको हम H0 कहते हैं, नो रिलेशनशिप। जैसे मैं कहूँ कि कॉफ़ी और स्लीप का कोई रिश्ता आपस में है ही नहीं। सबसे पहले आप इसी को चेक करते हो। फिर अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो स्टडी खत्म, अगर है तो फिर आप आगे जाते हो क्या है भाई, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। फिर वो डिपेंड करता है आपने जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है वो कैसी बनाई है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA हम बोलते हैं, और अगर बहुत सारी बनाते हैं तो H1 H2 H3 ऐसे आप नंबर भी दे सकते हो। अब ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो तरह की होती है, एक होती है आपकी वन टेल्ड, एक होती है आपकी टू टेल्ड। वन टेल्ड वो होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्शनल, और टू टेल्ड होती है नॉन डायरेक्शनल। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि कॉफ़ी पीने से नींद कम आएगी तो मैंने एक डायरेक्शन बता दी कि भाई कॉफ़ी ज़्यादा पियोगे तो नींद कम ही आएगी, ये कंफर्म्ड है, वो वन टेल्ड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कॉफ़ी पीने से नींद पे असर पड़ता है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी ऑन स्लीप, तो मैंने इसमें ये नहीं बताया भी पॉजिटिव पड़ता है कि नेगेटिव बढ़ता है, बढ़ाएगी कि कम करेगी, ये मैंने नहीं बताया। तो वो है टू टेल्ड या नॉन डायरेक्शनल। तो जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो अगर आपकी डायरेक्शनल है तो डायरेक्शनल भी दो तरह की हो सकती है भाई, कि भाई आप नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हो या पॉजिटिव की कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हो तो इस तरफ फोकस किया जाता है, अगर पॉजिटिव की कर रहे हो तो इस तरफ किया जाता है, लेकिन एक ही तरफ किया जाएगा डायरेक्शनल में। लेकिन अगर नॉन डायरेक्शनल है तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ फोकस किया जाता है। तो सपोज कीजिए आपने सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 लेवल रखी थी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपकी डायरेक्शनल है तो अगर मैंने कहा पॉजिटिव कि भाई कॉफ़ी पीने से नींद ज़्यादा आएगी, पॉजिटिव बोल दिया तो सारा का सारा फोकस हम यहाँ करेंगे, 0.05 यहाँ देखेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कम आएगी तो 0.05 यहाँ दिखेंगे। अगर मैं नॉन डायरेक्शनल बनाती हूँ, ये असर पड़ेगा, तो ऐसे में 0.05 आधा यहाँ और आधा यहाँ देखेंगे। तो 0.05 का आधा हो जाएगा 0.025, तो 0.025 यहाँ दिखेंगे, 0.025 यहाँ देखेंगे। दोनों तरफ आपका एरर जो है बट जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एरर है हम दोनों तरफ बांट देंगे फिर। ओके फाइन। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी हाइपोथेसिस जो है, इफ़ दिस इज़ व्हाट डू वी से,
वन टेल्ड, अगर वन टेल्ड है जिसमें आप दिशा की बात करते हैं, तो ये मैंने आपको एनोवा वगैरह पढ़ाते वक्त बताया था कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, एनोवा जब भी आप करते हैं तो पहले आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट देखते हैं कि हाँ भाई मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अगर पड़ रहा है तो फिर आप आगे देखते हैं कि कितना पड़ रहा है, ठीक है। बेसिकली फिर आप आगे पोस्ट हॉक की बात करते हैं, लेकिन केवल वन टेल्ड में करते हैं। टू टेल्ड में आपको पोस्ट हॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टू टेल्ड में आपने केवल ये कहा था कि फ़र्क पड़ेगा, बस फ़र्क पड़ेगा, तो पड़ रहा है तो ख़त्म बात। कितना पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, किसका ज़्यादा किसका कम, उससे हमें मतलब नहीं है। तो टू टेल्ड में आप कभी भी पोस्ट हॉक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं समझते। यहाँ पे आपको पोस्ट हॉक टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको बताएगा कि कितना ज़्यादा, कौन सा ग्रुप ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है, किसकी वजह से फ़र्क आ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। आगे बात करते हैं एनपीसी की। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है, इस पे से आपके क्वेश्चंस आते हैं, टी और वो परसेंटाइल और वो सब, तो वो मैंने आपको करवाया हुआ है, वो आप अच्छे से कर लेना प्रिपेयर। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में 2-3 बातें जो पता होनी चाहिए। इसमें स्क्यूनेस जो होती है वो ज़ीरो होती है, स्क्यूनेस नहीं होती। स्क्यूनेस नहीं होती मतलब आप देखो, नोटिस करो कि स्क्यूनेस का मतलब बेसिकली होता है कि आपके स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो ये कम्प्लीटली सिमेट्रिकल है, तो इसीलिए इसमें स्क्यूनेस ज़ीरो है, मतलब ये कम्प्लीटली सिमेट्रिकल है। कुर्टोसिस का मतलब होता है कि ये जो कर्व जा रहा है ये कितना ज़्यादा ऊपर की तरफ है या कितना लेटा हुआ है, तो ये आपका कुर्टोसिस बताता है। तो कुर्टोसिस की जो वैल्यू है हमारी, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है 2 होती हैं। कुर्टोसिस की वैल्यू 0.263 होती है, और इसमें एक बीटा करके होता है, उसकी वैल्यू 3 होती है। ये हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात कर रहे हैं। इसको गॉसियन लैप्लेस कर्व भी कहते हैं, गॉस कर्व या गॉसियन कर्व, क्योंकि इन्होंने ये दिया था। एक और बात, यहाँ पे मीन आपका हमेशा 0 होगा और एसडी आपका हमेशा 1 होगा, और यहाँ पे एसडी चलते कितने, 3। यहाँ पे +1 +2 +3, यहाँ पे -1 -2 -3, मीन आपका बीच में है, ठीक है, फाइन। इसके अलावा अगर आप हर एसडी की बात करें तो 1 एसडी में 34% ऑफ द पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है। अच्छा, 34% ऑफ 10,000, 10,000 की हम बात करें, 10,000 का 34% यहाँ आ जाता है लगभग। फिर सेकंड वाले में आपके लगभग 14% आते हैं, उसके आगे आपके लगभग 2% आते हैं। इस तरीके से आपके 100% हो जाते हैं। लेकिन अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो 10,000 है, ये हम केवल यहाँ पे ले रहे हैं, वैसे लोग और भी ज़्यादा होते हैं, कम भी होते हैं कई बार। तो हमारा टोटल जो होता है ये 99.7% कवर करता है, हम ऐसा मानते हैं, पूरा 100% कवर नहीं करता। और आप नोटिस करो, इसीलिए यहाँ पे टच नहीं हो रहा, इसे हम कहते हैं असिम्प्टोटिक, क्योंकि ये नीचे एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ठीक है, फाइन। और क्या पता होना चाहिए, जेड। जेड कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस म्यू अपॉन एस डी, मतलब एक्स आपका मीन माइनस ऑब्जर्व स्कोर आपका आ जाता है, इस तरीके से आप निकालते हैं। इसका एस डी 1 होता है, इसका मीन 0 होता है। ये स्टैंडर्डाइज स्कोर है, ताकि आप अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर सकें। टी स्कोर का फॉर्मूला होता है मीन प्लस एस डी, ठीक है, ये आपका छोटे डेटा के लिए काम में आप लेते हो, जेड आप ज़्यादा डेटा के लिए आप काम में लेते हो। इसके अलावा और कौन कौन से स्टैंडर्डाइज स्कोर्स हैं आपके, तो आपका एक होता है स्टेन। स्टेन जो होता है इसमें मीन होता है 5.5 और एस डी होता है 2, और एक होता है स्टेन 9, ये आपका होता है मीन 5 और एस डी होता है आपका 2। ये आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है। हाँ, टी का मीन आपका 50 होता है और एस डी आपका 10 होता है। ये कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जब भी आप अपने रिसर्च पेपर्स लिखते हैं वहाँ पे आप दिखाते होगे, ये बेसिकली आपका सैम्पलिंग एरर होता है। ये एरर है बेसिकली जो आपको बताता है कि सैम्पलिंग पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो इसकी अगर डेफिनेशन पूछे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग पॉपुलेशन, इतना सा याद रखें, दैट इज इट। जितना, अगर ये 0.5 से कम है तो दिस इज गुड, कम होना चाहिए, ठीक है, तो दिस इज गुड। इसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आप मोस्टली देखो कि भाई आपको क्या लगता है आपका जो सैंपल है वो एक्चुअल पॉपुलेशन के एस्टिमेट में कितना है। सपोज कीजिए कि मेरा स्कोर आ रहा है 40 मेरा मीन आ रहा है, तो ऐसे में अगर मैं कहूँ 40 में मेरा 5 ऊपर या नीचे चलेगा, तो ये 5 बहुत बड़ी वैल्यू है। वही अगर मैं 40 में 1 कहूँ केवल, या 0.1 कहूँ या 0.5 कहूँ, तो ये छोटी वैल्यू है। तो ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका जो ये होता है, जितनी कम वैल्यू उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ बेसिकली आपका
आपका सैम्पल वैल्यूज़ एक एस्टिमेट दे रही हैं पॉपुलेशन वैल्यू का। इसके अलावा आपने सिग्निफिकेंस पढ़ा हुआ है। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था, हम मोस्टली 0.01 लेते हैं या फिर 0.05 लेते हैं। ये 2 वैल्यूज़ हम लेते हैं। अगर आपका पी की वैल्यू इससे कम आती है तब तो आपका काम सिग्निफिकेंट है। अगर पी की वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो आपके सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो सिग्निफिकेंस है ये एक तरीके से आपके अल्फ़ा एरर की बात करती है। जितना ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा चांस कि आप अल्फ़ा एरर कर रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, टाइप 1 एरर जो है आपका उसकी ये बात करता है। ठीक है, इसको आप चांस एरर भी बोल सकते हो। वही अगर हम पावर की बात करें तो वो क्या बात करती है, वो बात करती है 1 माइनस बीटा। बीटा आपका टाइप सेकेंड एरर है। टाइप सेकेंड एरर क्या होता है? अच्छा, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया अभी। टाइप फर्स्ट एरर जो होता है ये होता है रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, अ ट्रू नल। मतलब कि एक्चुअल में दो चीज़ों के बीच में रिश्ता नहीं है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट करने के बजाय रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि अगर मैं कहूँ हाइट और आईक्यू, हाइट और आईक्यू का एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने बोला, आपको क्या करना चाहिए था, आपकी जो नल थी कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड आईक्यू, आपको उसको एक्सेप्ट करना था पर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब आपने टाइप 1 एरर किया। टाइप सेकेंड एरर जो होता है इसमें आप क्या करते हो, एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। मतलब जैसे कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप था, तो ऐसे में आपको उस नल को फॉल्स मानना चाहिए था, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था, पर आपने एक्सेप्ट कर ली। जैसे कि मैं कहूँ कि आई क्यू का ही हम ले लेते हैं, वी से कि देर, या फिर चलो कॉफ़ी और इसका ही ले लेते हैं, स्लीप का। अगर मैं कहूँ कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन कॉफ़ी एंड स्लीप, ठीक है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं नल हाइपोथेसिस गलत है। इसको हमें रिजेक्ट करना था पर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सच में कॉफ़ी और इसका कोई रिश्ता नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये टाइप सेकेंड एरर होता है आपका, बीटा एरर या टाइप सेकेंड एरर ये होता है। फाइन, इसका पावर, अगर आपको पावर निकालनी है आपके इसकी, तो आप 1 माइनस बीटा करें। अगर आप 1 माइनस बीटा करते हैं, बीटा आपका टाइप सेकेंड एरर है, तो आपको पता चलता है कि हाँ मेरा टेस्ट कितना पावरफुल रहा है। तो ये देखो आपका 0.80 या उससे ज़्यादा की वैल्यू अगर आती है तब तो पावर आपके इसकी अच्छी रही है, आपने अच्छा काम किया है। ठीक है, स्ट्रेंथ बताता है ये कि आप टाइप सेकेंड एरर कितना अवॉइड कर पा रहे हैं। अगर आपको पावर अपने काम की बढ़ानी है तो उसको बढ़ाने के मैंने आपको कुछ वो भी बताए थे, जैसे कि आप सैंपल का साइज़ बढ़ा दो, या फिर आप इफ़ेक्ट साइज़ बढ़ा दो, या फिर आपकी डायरेक्शनल रखो आप हाइपोथेसिस, या फिर आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर दो आपका अल्फ़ा, मतलब जैसे 0.01 के बजाय 0.05 कर लो। ठीक है, और पॉपुलेशन का वेरिएंस आप डिक्रीज़ कर दो, पॉपुलेशन में वेरिएंस जो है वो कम होना चाहिए आपका। ठीक है, फाइन। और इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, स्क्यूनेस कोटोसिस शायद मैंने आपको भी पूरा नहीं बताया था, इनके टाइप्स भी होते हैं। स्क्यूनेस मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो अगर सिमेट्रिकल है तब तो स्क्यूनेस 0 है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो दो तरह का हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। सपोज कीजिए आपने एक बहुत ही, हम कहें कि सिंपल टेस्ट बना दिया, तो एक बहुत ईजी टेस्ट अगर आप बनाओगे तो उसमें मोस्टली हर कोई इंसान क्या करेगा, ज़्यादा स्कोर लेकर के आएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से ये कर्व बनेगा, ये है पॉजिटिव स्क्यू। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यू हुआ ये, इसमें क्या हुआ, इजी टेस्ट्स में लोग ऐसा करते हैं, यहाँ लो स्कोर आएंगे, यहाँ हाई स्कोर आएंगे, तो आप देखो हाई में लोग बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग हाई में हैं। एनपीसी जो था हमारा, एनपीसी में जो मिडिल वैल्यू होती है, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों यहीं पे आते हैं बिल्कुल सेंटर में। लेकिन यहाँ पे जब ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, यहाँ पे आपका मोड पहले आ जाएगा, फिर आपका मीडियन आएगा, और फिर आपका मीन यहाँ आएगा। ये सीक्वेंस याद रखना, मोड, फिर मीडियन, और फिर मीन, पॉजिटिव वाले में। ठीक है, नेगेटिव वाला होता है जिसमें आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही, हम कहेंगे डिफ़िकल्ट है, तो हाई स्कोर बहुत कम लाएंगे। ठीक है, कम स्कोर लोग ज़्यादा लेकर के आएंगे, तो वैसा बनेगा। तो यहाँ मीन यहाँ पहले आएगा, फिर मीडियन आएगा, और फिर ये मोड आएगा। ओके, फाइन, जस्ट अ मोमेंट। आई थिंक मैंने इजी और डिफ़िकल्ट में उल्टा बोल दिया, सॉरी।
नेगेटिव स्क्यू वाला जो होता है ये इजी होता है, और पॉजिटिव वाला जो होता है ये आपका डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट है इसीलिए आपके हाई स्कोर्स कम लोग लेके आ पाते हैं, और इजी टेस्ट में हाई स्कोर ज़्यादा लोग लेके आते हैं। इसीलिए देखो मोड यहाँ है, ज़्यादा लोग यहाँ हैं, है ना, मोड से हम पहचानेंगे। ओके, वी विल आइडेंटिफाई बाय द मोड। तो अगर टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है तो बहुत सारे लोग कम स्कोर पे ही सिमट गए होंगे, तो मोड यहाँ आ जाएगा। इजी टेस्ट में नेगेटिव स्क्यू है, तो क्यों, क्योंकि मोड जो है वो ज़्यादा यहाँ है, राइट साइड पे है, इसीलिए पॉजिटिव है। मोड के हिसाब से इसको याद करो, लर्न कर लेना सिंपली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के स्क्यू होते हैं। नेगेटिव स्क्यू इज़ फॉर इजी टेस्ट, पॉजिटिव इज़ फॉर डिफ़िकल्ट टेस्ट। ये पेपर 1 में भी पूछते हैं। इनका सीक्वेंस क्या रहेगा? नेगेटिव वाले में आपका पहले मीन आएगा, फिर मीडियन, फिर मोड। ठीक है, और पॉजिटिव वाले में पहले मोड आएगा, फिर मीडियन आएगा, और फिर आपका मीन आएगा। ये आपको याद रखना, मीडियन हमेशा बीच में आएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं उसकी, आपके कोटोसिस की, तो आपका एनपीसी ऐसा रहता है। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपका बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ आ जाए, हाई पीक, ये पीक बहुत हाई है, तो हाई पीक वाले को हम बोलते हैं लैप्टोकोर्टिक। और अगर बिल्कुल बैठा हुआ आ जाए, ऐसे फ्लैट आ जाए, उसे बोलते हैं हम प्लेटाइकोर्टिक। तो एनपीसी को क्या बोलेंगे? मेसोकोर्टिक। आपका जो लैप्टोकोर्टिक है, जो हाई पीक्ड है, इसमें आपकी वैल्यू 0.263 से कम आएगी। प्लेटाई में आपके ज़्यादा आएगी 0.263 से। और बीटा की अगर बात करें तो बीटा आपका 3 से कम आएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे ऊपर बीटा जो है वो ज़्यादा आएगा 3 से। और मेसो में क्या होता है, मैंने बताया था, इक्वल आएगा 0.263, और बीटा आएगा आपका 0.3 के इक्वल। फाइन। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की बात करते हैं। दो तरह की सैम्पलिंग होती है आपकी, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबके सेलेक्ट होने के चांसेस बराबर होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में सबके चांसेस बराबर नहीं होते। प्रोबेबिलिटी में एक आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली आपने लोगों को ले लिया, चिट सिस्टम में किसी भी तरीके से, सबका बराबर चांस है आने का। सबका कितना चांस होगा? 1/n। अगर 10 लोग हैं तो 1/n सबके सेलेक्ट होने के चांस हैं। फिर होता है एक सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में आप क्या करते हो बेसिकली, आपने फिक्स कर लिया कि भाई मुझे हर 10वें बंदे को सेलेक्ट करना है, हर 5वें बंदे को सेलेक्ट करना है, वो सिस्टमैटिक होता है। फिर होता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में आप क्या करते हो, लोगों को ग्रुप्स में बांट देते हो, सब ग्रुप्स में, जैसे कि पूरे पॉपुलेशन को मेल फीमेल में डिवाइड कर दिया। फिर आप मेल फीमेल में से लोगों को लेते हो। अगर मेल फीमेल में आप बराबर प्रपोर्शन में लोगों को लेते हो, सपोज करो कि मेरे पास 1000 तो मेल हैं, 500 फीमेल है। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैं दोनों में किसी भी नंबर में लोगों को उठा रही हूँ, कितने भी मेल कितने भी फीमेल, तब तो वो डिसप्रपोर्शनेट है। लेकिन अगर मैं इनके प्रपोर्शन के आधार पर उठा रही हूँ, देखा जाए तो ये 2:1 है ना, तो ऐसे में मुझे, अगर मैं 50 आदमी ले रही हूँ तो औरतें मुझे 25 ही लेनी चाहिए, तो ये प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड कहलाएगा कि मैंने इनको इनके रेशियो में, इनके प्रोपोर्शन में ही उठाया है। फिर आपका आता है क्लस्टर, जिसको हम एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसमें हम जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे लोगों को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं जयपुर के कुछ जिलों को सेलेक्ट कर रही हूँ, तो इस तरीके से ये सारे प्रोबेबिलिटी में आते हैं। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की। नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका एक हो जाता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा में आप फिक्स ग्रुप साइज रखते हो। ठीक है, एक होता है आपका स्नोबॉल। स्नोबॉल मतलब कि मैंने आपको दिया टेस्ट, आपने अपने दोस्त को दिया, उसने किसी और को दिया, तो ये होता है आपका स्नोबॉल वाला। इसके अलावा आपका एक होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस या एक्सीडेंटल जिसे हम बोलते हैं, हम हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को ले लेते हैं। एक आपका होता है पर्पजिव, हम हमारे पर्पस के हिसाब से लेते हैं, स्पेसिफिक जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे हम लोगों को लेंगे, इसको जजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फाइन। और क्या पता होना चाहिए आपको? इसके अलावा एक आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये आपका गेट में पूछा गया है, सीवी हो सकता है आपसे भी पूछ ले। ये क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ डेटा पॉइंट होता है ये, मीन के आसपास कितना डिस्पर्स्ड है आपका डेटा पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका सिंपली SD डिवाइड बाय मीन। अगर परसेंट में पूछ ले तो परसेंटेज निकाल दो इंटू 100 करके, ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए आपको? इसके अलावा यू शुड नो
मैं आपको बताती हूँ, जब हम स्टैट्स लगाते हैं तो स्टैट्स कैसे लगाते हैं। क्वांटिटेटिव अगर आपका डेटा है तो आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ में लेते हो, SPSS लेते हो, ठीक है, आप एक R लेते हो रिग्रेशन के लिए, रिग्रेशन मतलब बोलते हैं इसको। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, SAS, STATA, MATLAB मतलब LISRELAMOS। अब ये सब डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, केवल नाम नाम पढ़ लेना फ़िलहाल। तो ये क्वांटिटेटिव के लिए। अगर क्वालिटेटिव हो तो NVivo, atlas.ti, MaxQDA, डिडूज़ और QDA माइनर, ये आपके क्वालिटेटिव के लिए काम में आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फ़र्क है। क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, क्वांटिटेटिव में होती है। तो अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है और उसको फिर आप क्वालिटेटिव करते हो, मतलब एक्सप्लेन करते हो, तो इसे एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल कहते हैं। अगर क्वालिटेटिव डेटा था, अब आप उसको क्वांटिफाई करते हो, तो वो आपका, एक सेकेंड, एक्सप्लोरेटरी तो ये वाला कहलाता है, एक एक्सप्लोरेटरी, ये वाला एक्सप्लेनेटरी कहलाता है। क्वांटिटेटिव को क्वाली में करते हो तो एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेनेटरी। क्वाली को क्वांटी में करते हो तो एक्सप्लोरेटरी, ठीक है, फाइन। ये आपका पूरा रिसर्च का मेन मैंने आपको बता दिया। अब स्टैट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टैट्स की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता है स्टैट्स दो तरह की होती है, एक होती है डेस्क्रिप्टिव, एक होती है इन्फ्रेंशियल। डेस्क्रिप्टिव केवल आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने के काम में आती है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसीज आ गई इसमें, मीन मीडियन मोड या वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्जन, ये सारी चीज़ें। इन्फ्रेंशियल आपकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काम में आती है, एनोवा वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। मेजरमेंट के लेवल की बात करें तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल केवल नेम देने के लिए काम में आता है, जैसे मेल फीमेल वगैरह। ऑर्डिनल रैंक देता है। इंटरवल आपके डेटास को क्लास इंटरवल में क्लासिफाई करता है। और रेशियो में आपका ट्रू ज़ीरो होता है। ये आपको याद रखना है, ये केवल नेम के लिए, ठीक है, फाइन। इसमें आर्टिफिशियल और आपका ये भी आ जाता है। आर्टिफिशियल वाले वो होते हैं जैसे पास फेल वाले, ठीक है। रियल वाले होते हैं नेशनैलिटी, जेंडर, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था, अभी मैं इतना नहीं बता पाऊँगी आपको क्रैश कोर्स में। तो अगर भूल गए हो तो पुराना वीडियो एक बार देख लेना। और आपको क्या पता होना चाहिए इसके अलावा, एक फॉर्मूला आपका पेपर 1 में कई बार आ सकता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ है ये आ जाता है कई बार। और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था, ये होता है समीशन ऑफ एक्स मतलब ऑब्जर्व स्कोर माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन एन। शायद मैंने ऊपर कहीं पे गड़बड़ बोल दिया था। एक्स आपका ऑब्जर्व स्कोर होता है और म्यू आपका मीन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप एस डी का स्क्वायर कर देते हो तो आपका वेरिएंस आ जाता है, तो मतलब ये रूट हट जाएगा जो लगा हुआ है। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, मीन मीडियन मोड आपको पता है, मीन का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जेड का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। पैरामेट्रिक वो टेस्ट होता है जिनके एजम्पशन थोड़े से डिफिकल्ट होता है मीट करना, जैसे कि नॉर्मल होना चाहिए डेटा, नॉर्मल मतलब कि NPC फॉलो करना चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस जो होता है वो होमोजेनस होना चाहिए आपका, लगभग हर ग्रुप का बराबर सा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे इसके एजम्पशंस होते हैं जो कि चाहिए, जैसे कि आपके हर ग्रुप में कम से कम 20-25 लोग होने चाहिए हर ग्रुप में। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें होती है। इसके अलावा हाँ, एक वो भी डेटा आपका इंटरवल या रेशियो में होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, कैटेगोरिकल नहीं चलेगा। अगर ये मीट नहीं होते तो हम फिर नॉन पैरामेट्रिक पे जाते हैं। अब पैरामेट्रिक में सपोज कीजिए आपको 2 ग्रुप्स कंपेयर करने हैं। अगर 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो ऐसे में आप ले सकते हो टी टेस्ट। टी टेस्ट अलग अलग तरह का होता है। एक होता है सिंगल सैंपल टी टेस्ट, ये देखने के लिए काम आता है कि पॉपुलेशन के साथ कंपेयर कर रहे हो अगर आप अपने डेटा को, तो ये पैरामेट्रिक है। अगर ये ना चले तो क्या करें, एजम्पशन मीट नहीं हुए तो इसके लिए होता है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, ठीक है, ये आप लगाते हो। इसके अलावा और क्या है, और है आपका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में आप सेम ग्रुप को टेस्ट रीटेस्ट कर रहे हो, पहले टेस्ट किया फिर दोबारा टेस्ट किया, वो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट होता है।
प्री पोस्ट वाला जो डिज़ाइन होता है वो। एक होता है मैच्ड टी टेस्ट। मैं करना तो पेयर्ड चाहती थी, लेकिन मेरे कुछ लोग चले गए प्री टेस्ट करके, कुछ लोग गायब हो गए, तो मैं क्या करूँगी, पोस्ट टेस्ट के लिए उनके जैसे मिलते जुलते लोग लेकर के आऊँगी। मिलते जुलते इन द सेंस बाकी चीज़ों में, जैसे IQ वगैरह इन सब चीज़ों में मैच करते हुए। फिर अगर दोनों ग्रुप बिल्कुल अलग हैं तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जैसे मेल वर्सेस फीमेल, तो आप ये लगाओगे। अब मैं इनके आपको वो भी बता देती हूँ। पेयर्ड का भी विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, इसका भी ये है। और अगर आपका जजमेंट वाला, सॉरी इंडिपेंडेंट वाला है, तो इसमें आप मैन विटने यू टेस्ट लगाओगे। ठीक है, इसको आप विल्कॉक्सन सम रैंक टेस्ट भी बोल सकते हो। चलिए, ये आप करते हैं। इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी एक बार पुराना वाला वीडियो देख करके वहाँ से प्रॉपर लिख लेना। अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, तो हो सकता है मैं कुछ मिस कर जाऊँ। एक चीज़ ध्यान रखना, T² इज इक्वल टू F। ठीक है, F इज़ योर एनोवा। ये आपका क्वेश्चन आया था पहले। ठीक है, एनोवा जो होता है, ये क्या होता है, ये मल्टीपल ग्रुप्स को कंपेयर करने के काम आता है। जैसे 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हो गए तो एनोवा लगेगा। एनोवा में आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एक है तो 1 वे एनोवा, 2 हैं तो 2 वे एनोवा, जितने हैं उतने वे लग जाएंगे। 1 वे एनोवा मतलब आपके पास IV जो है वो 1 है। 2 वे मतलब आपके पास IV जो है वो 2 है। ठीक है, जितना वे लग जाएगा उसका मतलब उतने IV हैं। फाइन। अब ये आप बिटवीन ग्रुप भी कर सकते हो, विद इन भी कर सकते हो। बिटवीन मतलब 2 अलग अलग लोगों के ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो, विद इन मतलब सेम को ही कंपेयर कर रहे हो, प्री पोस्ट कर रहे हो। फाइन। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, विद इन वाला जो होता है इसको हम रिपीटेड मेजर एनोवा भी कहते हैं। रिपीटेड मेजर एनोवा। ठीक है, बिटवीन वाले में ग्रुप अलग अलग होंगे। ये बात याद रखना, सब में रैंडम असाइनमेंट होना चाहिए, रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, ये सब चीज़ आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। इनके नॉन पैरामेट्रिक बता देती हूँ मैं। इसका होता है क्रुस्कल वॉलिस H टेस्ट, और 2 वे का होता है फ्राइड्समैन एनोवा। रिपीटेड का भी फ्राइड्समैन एनोवा होता है। ठीक है, और अगर सपोज कीजिए एनकोवा की अगर हम बात करें, तो हमारे पास लगा तो एनोवा रहे हैं, पर एक कोवेरिएट यहाँ पे आ गया, तो वो आपको देगा कोवेरिएट इंटेलिजेंस या ऐसा कुछ, वो पैराग्राफ में आपको लिख करके देगा। फिर आपका आता है मैनोवा। मैनोवा में आपके पास IV मल्टीपल नहीं होते हैं, आपके पास DV मल्टीपल होते हैं। IV मल्टीपल हो सकते हैं, बट DV इज गोइंग टू बी मल्टीपल। अभी तक जो एनोवा पढ़े उनमें DV सब में एक होता है। ठीक है, मैनोवा की खासियत ये है, यहाँ पे आपके पास DV जो है वो मल्टीपल होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम 2 वे एनोवा की बात करें, तो 2 वे एनोवा का सिक्वेंस ये होता है, सबसे पहले आप निकालते हैं मेन इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं सिंपल इफेक्ट। अगर ये सिग्निफिकेंट होता है तो आप इंटरेक्शन इफेक्ट की बात करते हो। इंटरेक्शन इफेक्ट सिग्निफिकेंट होता है, फिर आप पोस्ट हॉक करते हो। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले समझाया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। 2 वे एनोवा आपका फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है, क्योंकि इसमें फैक्टर्स बन जाते हैं। जितने, सपोज कीजिए मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके 3 लेवल हैं, दूसरे के 2 हैं, तो 3x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एनोवा जो होते हैं आपके, ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है रैंडमाइज्ड। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन वो होता है जिसमें आपके पास एक फैक्टर ब्लॉकिंग फैक्टर है, उसको आपने IV बना दिया, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप कोई नंबर नहीं दे सकते। जैसे ब्यूटी को आप कोई नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, और फिक्स्ड वाला जो होता है इसमें आपके पास IVs हैं, ट्रू जो IVs होते हैं जिनके एक्चुअल में लेवल्स होते हैं वो। इसके अलावा एक आपका आता है मिक्स्ड एनोवा। मिक्स्ड एनोवा वो होता है जिसमें आपका कहीं ना कहीं क्वाजाई वाला आ जाता है। जैसे मैंने जेंडर की बात करी, तो जेंडर मेल फीमेल ये क्वाजाई है। ठीक है, तो ये आपका मिक्स्ड एनोवा में आएगा, क्वाजाई IV है ये आपका। तो इसमें आप एक तो बिटवीन कर रहे हो चेक, मेल और फीमेल का डिफरेंस, और एक आपने क्या किया, विद इन कर दिया। आपने इनको इंटरवेंशन दिया, इंटरवेंशन देने के बाद देखा क्या हुआ, इनको इंटरवेंशन दिया फिर देखा क्या हुआ, तो बिटवीन और विद इन दोनों आप एक साथ कर रहे हो। दिस इज योर मिक्स्ड एनोवा। ठीक है, फाइन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिग्रेशन और ये सब जो है ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, अभी मैं डिटेल में नहीं करवा पाऊँगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, सिर्फ मैं फॉर्मूले बता रही हूँ। अगर रिवाइज अच्छे से करना है तो एक बार पूरा वीडियो देख लेना। ये आपका सिंपल या बाइवेरिएट रिग्रेशन का फॉर्मूला है। ये आपका क्राइटेरियन वेरिएबल या फिर DV होता है। A आपका क्या बोलते हैं, ये इंटरसेप्ट होता है।
बी आपका रिग्रेशन स्लोप जिसे हम बीटा से नोट करते हैं वो होता है, एक्स आपका प्रिडिक्टर वेरिएबल या आईवी होता है, और ये आपका रेजिडुअल एरर होता है। ठीक है, इंटरसेप्ट बेसिकली क्या है, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज जीरो, जब एक्स जीरो है उस वक्त वाई की वैल्यू क्या है, वो आपका ये होता है। अगर मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला, क्योंकि ये ज़्यादा है तो b1 x1 b2 x2 जितने होते हो जाएगा, प्लस लास्ट में रेजिडुअल एरर आ जाएगा, सेम वही चलेगा। और आपको क्या याद रखना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर स्क्वायर होता है, जिसे हम बीटा से भी डिनोट करते हैं, ये आर इंटू आर होगा। ठीक है, वेरिएंस जो होता है वो होता है आर स्क्वायर इंटू 100। इस पे आपके सबके में क्वेश्चन आते हैं, मैंने करवाए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, तो ये आपको डिटेल में करना है। ये वाला वीडियो बहुत छोटा है क्योंकि हमने इसमें जो भी टॉपिक्स हैं सारे बहुत मेजर टॉपिक्स हैं, उन्हें मैं क्रैश कोर्स में पूरा नहीं करवा सकती। जिन बच्चों ने अच्छे से पहले पढ़ा है उनके लिए रिवाइज हो गया होगा, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा उनको अगर आप ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं कहूँगी अब ज़्यादा इसमें मत घुसना, एग्ज़ाम आने ही वाला है। बिल्कुल भी अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत पढ़ा है पर भूल गए तो एक बार पुराने वीडियो ज़रूर से दोबारा से देख लेना। दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 2। मेन चीज़ है, यूनिट 3 भी मैं इसी वाले वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि वो और ये रिलेटेड सी ही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा यूनिट 3 में आपका टेस्टिंग आएगा, तो जितने भी टेस्ट्स हैं उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं पहले करवा चुकी हूँ, अभी मैं दोबारा नहीं करवाऊँगी। अभी मैं आपको मेन इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स वगैरह वो बता देती हूँ। टेस्ट जब आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको टेस्ट प्लान करना पड़ता है, फिर आइटम राइटिंग करते हो आप, आइटम लिखने के बाद आप क्या करते हो, आइटम एनालिसिस करते हो, आइटम को चेक करते हो उसका डिफ़िकल्टी क्या है, उसका डिस्क्रिमिनेशन क्या है, फिर आप उसकी रिलायबिलिटी देखते हो, वैलिडिटी देखते हो, फिर आप नॉर्म्स बनाते हो, फिर आप उसको पब्लिश कराते हो। ये आपके स्टेप्स हैं। अब आइटम डिस्क्रिमिनेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि क्या आपका जो आइटम आपने रखा है, क्वेश्चन रखा है, क्या वो हाई और लो स्कोरिंग पीपल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो ये हाई होनी चाहिए वैल्यू, ऑब्वियसली आपका डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है किसी भी क्वेश्चन किसी भी उसका निकालने का, RH माइनस RL अपॉन हाफ T। कितने लोगों ने हाई ग्रुप में सही जवाब दिया। हाई ग्रुप मतलब क्या हुआ, आप परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल 27 तक के जो लोग हैं वो लो में आएंगे, ऊपर के जो आपके हैं लोग 70 कितना होगा 27 मतलब अगर आप क्वार्टाइल एविएशन की बात करें तो Q25 Q75, तो ये जो 75 के ऊपर वाले हैं ये हाई में है, 25 के नीचे वाले लो में, बीच के 50 मॉडरेट में है। तो आपको हाई में कितने लोगों ने सही जवाब दिया माइनस लो में कितनों ने सही जवाब दिया डिवाइड बाय दोनों में कितने थे उसका आधा कर दो, मतलब आपको एक ही बार लिखना है। सपोज कीजिए मेरे पास 100 लोग थे, 100 में से टॉप में भी आपके आ गए 25, नीचे भी आ गए 25। इन 25 में से हाई में 23 ने जवाब दिया और लो में केवल 12 ही दे पाए, तो मेरा आंसर होगा 23 + 12 अपॉन कितना आएगा 25 + 25 का हाफ मतलब 25। एक ही बार लिख लो, इसको सॉल्व कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका ये टी टेस्ट, काई स्क्वायर, फाई कोएफिशिएंट, पॉइंट बाय सीरियल, पियर्सन, इन सब के थ्रू ये मेजर किया जा सकता है। और ये जो है इसकी वैल्यू अगर आपकी 0.40 से ज़्यादा आती है वैल्यू, तब तो ये आपको रिटेन करना है आइटम। इससे कम आती है तो चेक करके रिवाइज कर सकते हो, और बहुत कम आती है तो उसको हटा ही दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और एक होता है आपका आइटम डिफ़िकल्टी कितनी है, ये तो मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन बताया। डिफ़िकल्टी वाला मतलब कितने लोगों ने सही जवाब दिया अपॉन टोटल कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया। अगर 10 लोगों ने अटेम्प्ट किया और 2 ही नहीं सही जवाब दिया तो 2/10 ये आपका डिफ़िकल्टी हो जाता है। इसके अलावा आपका एक रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आता है कि भाई एक टेस्ट था उसकी रिलायबिलिटी इतनी थी, उसमें 10 आइटम थे, अब आइटम डबल कर दिए तो अब रिलायबिलिटी कितनी होगी, तो आप स्पीयरमैन ब्राउन को करेक्शन से निकालते हो। कैसे निकालते हो, KR/1 + K-1R, इससे आप निकालते हो। अगर 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम किया है तो, अगर जस्ट डबल किया तो फॉर्मूला 2R/1 + R बन जाएगा, क्योंकि आप K में क्या डालोगे 2। अगर हाफ कर दिया तो फॉर्मूला हो जाएगा R/2 - R। ये फॉर्मूले याद कर लेना, डायरेक्ट एक बार पूछ लेते हैं। रिलायबिलिटी की बात करें तो कंसिस्टेंसी ऑफ योर टेस्ट स्कोर्स कैसे कैसे निकालते हैं, टेस्ट रीटेस्ट, पहले टेस्ट किया फिर दोबारा 14 दिन बाद टेस्ट किया, तो ये आपका
टाइम या टेम्पोरल कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है। यहाँ पे एरर कहाँ से आएगा, टाइम सैम्पलिंग से आएगा। ये सिर्फ याद कर लेना डायरेक्ट, अब ज़्यादा डिटेल में मत जाना। दूसरा आपका आता है ऑल्टरनेट फॉर्म। ऑल्टरनेट फॉर्म में आप क्या करते हो, उसके जैसा एक और फॉर्म बनाते हो। ये यहाँ पे आपका एरर कहाँ से आएगा, एरर आएगा आपका यहाँ पे वी कैन से कंटेंट एंड टाइम सैम्पलिंग। ठीक है, जिन्होंने पूरा कोर्स देखा है उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे। जिन्होंने पूरा नहीं देखा उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। आप लोग नेक्स्ट बैच के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें, और मैं कहूँगी अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो क्रैश कोर्स ना देख के पुराने फुल वीडियो ही देखो। ओके फाइन। इसके अलावा एक होता है आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी देखने के लिए। इंटरनल कंसिस्टेंसी देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ में आप आधा आधा कर देते हो। ठीक है, क्रॉनबर्ग एल्फा। क्रॉनबर्ग एल्फा जो होता है ये देखता है बेसिकली जितने भी स्प्लिट हाफ पॉसिबल है उनका एवरेज। ये आपका डाइकोटोमस में भी काम में आ सकता है और पॉलीटोमस में भी आ सकता है। मतलब जहाँ पे येस नो ट्रू फॉल्स के अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ भी काम आ सकता है। कुडर रिचर्डसन क्रॉनबर्ग एल्फा इक्वल होंगे अगर डाइकोटोमस आइटम है तो, क्योंकि कुडर रिचर्डसन भी डाइकोटोमस पे ही काम करता है, पॉलीटोमस पे नहीं करता। अगर कुडर रिचर्डसन और क्रॉनबर्ग आप एक साथ निकाल रहे हो डाइकोटोमस के लिए तो ये हमेशा दोनों के दोनों बराबर आएंगे। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक आपका रूलॉन फ्लैंगेन वाला भी आ जाता है कई बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और तरीका है इंटर स्कोरर या इंटर रेटर। ये वाला जो होता है बेसिकली आप कोहेंस कप्पा से निकाल सकते हो। कोहेंस कप्पा, इसकी वैल्यू अगर 0.80 के आसपास आती है तो इट इज़ गुड। ठीक है, और इंटर स्कोरर वाला जो होता है बेसिकली ये आप निकालते हो उन टेस्ट के लिए जहाँ पे सब्जेक्टिविटी है आंसर्स में। कम से कम 2 आपके पास रेटर होने चाहिए। 2 रेटर होने चाहिए, या आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस में काम में लेते हो, फ्री चॉइस जहाँ पे होते हैं। अगर सपोज कीजिए इस पे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था कितने लोग एग्री करते हैं अपॉन टोटल कितने हैं, ऐसे करके आप निकालते हो। फाइन। इसके बाद आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है, टेस्ट वही मेजर कर रहा है ना जिसको करना चाहिए। फेस वैलिडिटी क्या होता है, दिस इज नॉट अ ट्रू काइंड ऑफ वैलिडिटी, केवल बताता है कि हाँ भाई दिखने में ऐसा लग रहा है, अपीयर्स टू, लग रहा है ये ऐसा मेजर कर रहा है। ठीक है, बाकी मेन इसमें आपका एक आ जाता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मतलब कितना आपका एक्चुअल में वही टारगेट जो है वही मेजर कर रहा है। फिर आपका आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है बेसिकली, इससे पहले मैं क्राइटेरियन बता देती हूँ। क्राइटेरियन वाला जो होता है कंपैरिजन के हिसाब से काम में आता है। क्राइटेरियन 2 तरह का होता है, प्रिडिक्टिव और एक होता है आपका कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब आपने सपोज कीजिए मैंने कोई IQ का टेस्ट बनाया, अब आप उसके स्कोर को कंपेयर करते हो उसी इंसान के वेस के स्कोर से, तो वो कॉन्करेंट है। वेल इस्टेब्लिश्ड के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, वेल इस्टेब्लिश्ड। प्रिडिक्टिव में बेसिकली आप आज के स्कोर को इसी बंदे के कल के फ्यूचर के स्कोर्स के साथ कंपेयर करने की ट्राई करते हो, बेसिकली प्रिडिक्ट करते हो, तो वो आपका ये आ जाएगा। इसमें फ्यूचर या इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्ट। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी होती है और इम्पॉर्टेंट भी सबसे ज़्यादा यही होती है। तो बेसिकली इसमें भी 2 तरह के होते हैं आपके कंस्ट्रक्ट में। एक होता है कॉन्वर्जेंट और एक होता है डिस्क्रिमिनेंट या डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट वो होता है, सपोज कीजिए कि अगर मैंने एक टॉपिक लिया, सपोज कीजिए इंट्रोवर्जन, तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन बिल्कुल अलग चीज़ है। तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के बीच में कोरिलेशन बहुत कम आना चाहिए। अगर मैं एक ऐसा टेस्ट बनाती हूँ जो इंट्रोवर्जन का है लेकिन वो एक्सट्रोवर्जन के टेस्ट के साथ कोरिलेट अच्छे से कर रहा है तो मेरा टेस्ट गलत है। ठीक है, अगर मेरा टेस्ट इंट्रोवर्जन का है, वो इंट्रोवर्जन से रिलेटेड किसी टॉपिक से ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट कर रहा है, तो मतलब उसमें कन्वर्जन वैलिडिटी है। मतलब आप रिलेटेड टॉपिक के साथ कंपेयर करते हो। डिस्क्रिमिनेंट में आप देखते हो कि रिलेटेड के बजाय आप अनरिलेटेड के साथ कंपेयर करते हो। ठीक है, अनरिलेटेड के साथ जब आप कंपेयर करते हो तो वो उससे दूर होना चाहिए, डाइवर्ज करना चाहिए उससे, ये आप देखते हो यहाँ पे। ठीक है, फाइन। मतलब डिफरेंट जो कंस्ट्रक्ट है उसके साथ कैसा ये कर रहा है कोरिलेट, ये आप देखते हो। और इसके अलावा इसमें क्या देखना है मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी तो फिर टेस्ट हैं सारे आपके, तो टेस्ट जो हैं वो आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हाँ एक कोरिलेशन मैंने आपको नहीं बताया। कोरिलेशन जो होता है -1 से +1 तक इसकी वैल्यू रेंज करती है। ठीक है, और जो मल्टीपल कोरिलेशन था उसकी 0 से 1 तक करती है, क्योंकि वहाँ स्क्वायर हो जाता है ना, इसलिए -1 हट जाता है। कोरिलेशन में पैरामेट्रिक में आपका पियर्सन्स आ जाता है, नॉन पैरामेट्रिक में फिर आपके बाकी क्या जाते हैं जैसे पॉइंट बाइसीरियल, स्पीयरमैन्स ड्रॉ, ये सारे के सारे। तो ये मैंने आपको बताया था, एक मैं टेबल टाइप में और बनवा देती हूँ कि वेरिएबल कौन सा हो तब कौन सा लगेगा।
अगर आपको पियर्सन्स आर लगाना है तभी लगेगा जब आपका डेटा इंटरवल पे हो, दोनों वेरिएबल इंटरवल पे हो। पॉइंट बाइसीरियल तब लगेगा जब दोनों एक इंटरवल पे हो और एक नॉमिनल हो, ठीक है। इसके अलावा नॉमिनल है और रियल डिस्क्रीट है। बाइसीरियल कब लगेगा? जब आपका एक इंटरवल पे है और दूसरा नॉमिनल पे है लेकिन आर्टिफिशियली डिस्क्रीट है। स्पीयरमैन्स रो ये तब लगेगा जब पहला ऑर्डिनल में है और दूसरा भी ऑर्डिनल में है, ठीक है। स्पीयरमैन्स रो जो है ये पियर्सन्स का नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव होता है। कैंडॉल्स टाउ ये आपका ऑर्डिनल हो, ठीक है, आर्टिफिशियली डिस्क्रीट, और ये भी आपका ऑर्डिनल हो, आर्टिफिशियली डिस्क्रीट। इसके अलावा एक आपका फाई कोएफिशिएंट आता है, ठीक है, ये आपका नॉमिनल, रियल डिस्क्रीट, और ये वाला आपका नॉमिनल, ठीक है। टेट्राकोरिक नॉमिनल आर्टिफिशियली डिस्क्रीट, नॉमिनल आर्टिफिशियली डिस्क्रीट, ये आप याद कर लेना। अच्छा, इसके अलावा बाइसीरियल, पॉइंट बाइसीरियल जो होता है ये वाला आइटम टोटल और आइटम रिमाइंडर निकालने के लिए काम में आता है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। और आपका फाई कोएफिशिएंट जो होता है ये आता है इंटर आइटम निकालने के लिए, कोरिलेशन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फाइन, दिस इज़ ऑल। एटीट्यूड स्केल्स जो थी वो मैंने आपको डिटेल में करवा दी थी, वो आप याद कर लेना। सारे टेस्ट्स जो है उनके डिस्क्रिप्शन एक बार याद कर लेना कि कौन सा टेस्ट क्या क्या मेजर करता है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।